Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. This is me Muhammad Walid Anjam. Student, the topic which we are going to discuss today is stationary waves in air columns. स्टेशनरी वेव्स को एयर कॉलम्स के अंदर भी डिवेल्प किया जा सकता है और वाइब्रेटिंग एयर कॉलम को स्टडी करने के लिए हम ऑर्गन पाइप का सहारा लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम को डिस्कस करने के लिए हम एक पाइप है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गन पाइप। ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप हम ये कहते हैं कि एक जैसे हम कहते हैं कि एक हमारे पास कोई पाइप है और उस पाइप में हम ये कहते हैं कि जब कभी भी स्टेशनरी वेव्स डिवेल्प होंगी तो वहां पर हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम कहते हैं इस ऑर्गन पाइप को अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि व्हेन स्टेशनरी वेव्स are set up in this pipe, sound is produced। जिसकी स्टूडेंट बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई एक बांसुरी, कोई एक पाइप जिसको सिंपली अगर आप उसके अंदर एयर को ब्लो करें, चाहे वो आप अपने इस तरह से मुंह के पास रख के उसमें एयर ब्लो करें तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो हम ये कहते हैं कि वो ऑर्गन पाइप होता है। अब ये ऑर्गन पाइप दो तरह के होते हैं, हम इनको कहते हैं क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। अगर हम स्टूडेंट बात करें क्लोज पाइप की, तो क्लोज पाइप एक ऐसा पाइप होता है जिसका एक एंड क्लोज होता है। सच अ पाइप इन विच वन एंड इज क्लोज। स्टूडेंट, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको कुछ इस अंदाज में ड्रॉ करते हैं कि ये अगर सपोज हमारे पास एक पाइप है और ये एक एंड अगर इसका क्लोज है तो ऐसे पाइप को हम क्या कहते हैं? क्लोज पाइप का नाम लेते हैं। और ओपन पाइप से मुराद क्या है? ओपन पाइप से मुराद एक ऐसा पाइप है विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों एंड से क्या है? ओपन है। यानी कि जिसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि वो एक सिंपल एक पाइप है और उसकी दोनों साइड्स हैं वो ओपन है। इन ऑर्गन पाइप्स के अंदर जब स्टेशनरी वेव्स डिवेल्प हो जाती हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस हम देखेंगे उनमें इन दोनों पाइप्स में अलग-अलग से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले से लिखी हुई है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सेट अप इन द पाइप हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसवर्स कर्व्ड लाइंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, या हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप या मीडियम जिसके अंदर वो हम कहते हैं कि वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। और उसके अंदर वो कहता है इंडिकेट करता है वेरिंग एम्पलीट्यूड, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू वेरी करती है इन air particles at points along the axis of the pipe। पाइप के एक्सिस के along जो है उसका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी वेरी करता है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे पहले ओपन पाइप की, ओपन पाइप, तो ओपन पाइप के अंदर देखिएगा हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ओपन पाइप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करके बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। स्टूडेंट, ये जो ओपन पाइप होता है इसके अंदर देखिएगा, अगर हम ये कहें कि सपोज सिर्फ समझाने की खातिर मैं आपको ये इस तरह से करने लगा हूं कि ये एयर पार्टिकल्स हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट की समझ आ सके।
इस ओपन पाइप में जब कभी भी हम यहाँ से इस पाइप के अंदर कोई एयर ब्लो करते हैं या विंड या एयर पास करती है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द मोशन होते हैं एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पर जो पार्टिकल्स के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली हम कहते हैं मूव कर सकते हैं। ओपन पाइप में हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, पार्टिकल्स of air have complete freedom, और अगर उनके पास वो कंप्लीट फ्रीडम है तो इस पॉइंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल इनमें किसी भी तरह से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो डिस्टरबेंस में ये जो ओपन एंड्स हैं यहाँ पर जो पार्टिकल उस डिस्टरबेंस को रिस्पॉन्ड करेंगे वो सबसे ज्यादा करेंगे, और जो सेंट्रल पोर्शन होगा जहां पर जो ये पार्टिकल्स होंगे उनकी हम कंडीशन को ऐसे देख सकते हैं कि वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन पे। स्टूडेंट, हमने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी। स्टेशनरी वेव्स में हमने कहा था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रेस्ट पर रहते हैं, या जिनका एम्पलीट्यूड हम कहते हैं जीरो होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो मीन पोजीशन पर हैं, या वो ये कह सकते हैं कि वो वाइब्रेट बहुत कम अगर करते भी हैं तो बहुत कम, इतना कि हम उसको कहते हैं कि वो ना होने के बराबर है। तो उन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया था? नोड्स का नाम दिया था। और स्टूडेंट, जहां पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को हमने एंटी नोड्स का नाम दिया था। तो चूंकि ओपन एंड्स पर हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो लिहाजा ऑर्गन पाइप में ओपन एंड्स पर हमेशा से याद रखेंगे हम कि क्या बनेगा? एक एंटी नोड बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एक एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पर। और स्टूडेंट, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी ये बात आपको की कि जो सेंटर में पार्टिकल्स होंगे, ठीक है जी, जो पार्टिकल सेंटर में होंगे वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, या हम कहते हैं कि वो रेस्ट पर होंगे। ये ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अगर वो रेस्ट पर हैं तो स्टूडेंट उस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे? नोड का। और ये बात हम बड़ी डिटेल में स्टेशनरी वेव्स के केस में पढ़ चुके हैं कि कोई से दो नोड्स या कोई से दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में जो फासला होता है वो कितना होता है? λ/2 के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर हम किसी एक नोड और एंटी नोड की बात करें तो स्टूडेंट ये यहाँ पे देखिएगा, ये एक नोड है, ये एक एंटी नोड है। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है उसे हम λ/4 लिखते हैं। तो लिहाजा इधर भी यही होगा कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो फासला होगा हम उसे λ/4 लिखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हमने इस पाइप की जो लेंथ ली थी, ये अगर उसकी लेंथ है, ये यहां से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं कि ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाइप। तो हम इस लेंथ ऑफ द पाइप को देख सकते हैं कि यहां पर रिजल्ट क्या आएगा। इसको हम लिखते हैं फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ द वाइब्रेशन हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में हम क्या देखते हैं? इस पॉइंट में हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द पाइप है L, वो किसके बराबर है? अगर हम देखें तो एक इस एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला λ/4 और प्लस नेक्स्ट एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला λ/4। चूंकि ये फंडामेंटल मोड है या फर्स्ट मोड है तो हम इसे कहते हैं λ1। इसकी वेवलेंथ λ1 होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी f1 होगी। तो स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा इस तरह से λ1 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो L है वो किसके इक्वल है? λ1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम इसको राइट डाउन इस तरह से कर सकते हैं कि λ1 जो फर्स्ट वेवलेंथ है मॉड ऑफ वाइब्रेशन की, वो किसके इक्वल है? 2L के इक्वल है। और यहां से भी हम ये बात पढ़ेंगे कि जो हमारे पास V होता है, जिसे हम कहते हैं V इक्वल्स टू f लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ द वेव।
तो चूंकि ये फंडामेंटल मॉड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 होगी और वेवलेंथ इसकी λ1 होगी। और अगर यहाँ से स्टूडेंट हम f1 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, v/λ1। और यहाँ पर अगर हम λ1 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v/2l। ये हमारे पास f1 जो फंडामेंटल नोड की फ्रीक्वेंसी है उसका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं सेकंड मॉड ऑफ द वाइब्रेशन। और सेकंड मॉड ऑफ द वाइब्रेशन में देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास यही वही ऑर्गन पाइप था, जिसकी लेंथ हमने कहा था कि L है। इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से होगा। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा कि ये ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, और फिर ये पॉइंट क्या होगा नोड, और ये पॉइंट अगेन हमारे पास एंटी नोड, और ये पॉइंट हमारे पास नोड। यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम रिजल्ट देखें तो ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज हैं चूंकि वो बढ़ चुकी हैं, तो हम कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के लिए पहले हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हाफ लूप ये था और एक हाफ लूप ये था, ये एक लूप बनता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें ये एक हाफ लूप है और ये कंप्लीट लूप है और ये अगेन हाफ लूप है, तो ये दो कंप्लीट लूप्स बन जाते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा हुआ था स्टेशनरी वेव्स के केस में। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट है इस एंटी नोड और नोड के दरमियान जो वेवलेंथ है वो λ/2 सॉरी λ/4, और यहाँ पर भी अगेन एक नोड और एंटी नोड के दरमियान अगेन λ/4, और नेक्स्ट अगेन एंटी नोड और नोड के दरमियान λ/4, और नेक्स्ट नोड और एंटी नोड के दरमियान अगेन λ/4। तो चूंकि ये हमारे पास सेकंड मॉड ऑफ द वाइब्रेशन है तो हम इस केस में हर वेवलेंथ को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये हमारे पास λ2 सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ है। और अगर हम इस केस में देखें तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस केस में हमारे पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी अगर हम इन सब को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा λ2/4 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4। स्टूडेंट इस केस को हम देखें तो ये 1/4, ये अगेन 1/4, ये अगेन 1/4, और ये तो ये 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसे 4/4 भी तो लिख सकते हैं। और अगर हम इसे 4/4 लिख सकते हैं यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4 λ2 डिवाइडेड बाय 4, आप इसका एलसीएम भी लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास जो सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ होगी जिसे हम λ2 का नाम दे रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, L लेंथ ऑफ द पाइप के बराबर आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर हम इसी तरह से उस मॉड की फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू f2 λ2 वेव की जो स्पीड होगी, और यहां से अगर हम f2 निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v/λ2, और v हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और λ2 की जगह पर हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो f2 इक्वल्स टू v/l। हम इसी को, इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास f2 विच इज इक्वल्स टू v/l। स्टूडेंट अगर हम इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो कोई हमें इशू इसलिए नहीं होगा कि 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आ जाएगा और हमारा ये जो रिजल्ट होगा ये अनऑल्टर्ड ही रहेगा।
लेकिन इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं कि 2 इंटू वी ओवर 2l। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो v ओवर 2l है, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो वो फंडामेंटल मॉड की फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये 2 वैसे ही आ जाएगा और ये f1 आ जाएगा। यानी कि यहां से हमारे पास जो स्टूडेंट रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो f2 है, जो फंडामेंटल के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है f2, दैट इज इक्वल्स टू 2f1। f2 इक्वल्स टू 2f1। अब यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि ये हमारे पास सेकंड जो हमारा हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम देखें कि अगर इसी ऑर्गन पाइप में अगर और हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करें, जिसको हम लिख सकते हैं थर्ड मॉड ऑफ द वाइब्रेशन, थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है उसको हम यहां पे अगर बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वेवफॉर्म बनी हुई है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये चूंकि ओपन एंड्स हैं और ओपन एंड्स पे हम हमेशा के लिए ये बात पढ़ चुके हैं कि ओपन पाइप में हमेशा एंटी नोड्स ही बनेंगे ओपन एंड्स पर, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर नोड बनेगा और अगेन यहाँ पर एंटी नोड होगा और यहाँ पर अगेन नोड होगा और अगेन यहाँ पर एंटी नोड होगा और अगेन हमारे पास नोड होगा, और हम देख सकते हैं कि नोड्स और एंटी नोड की जो ऑल्ट्रेशन से हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम लेकर आए थे। तो हम ये कहते हैं कि ये वही बात है कि ये बेसिकली यहाँ पर जो वेरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ एयर पार्टिकल्स है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप है, इसलिए वो ये कहता था लॉन्गिट्यूडिनल वेव सेटअप इन द पाइप्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसवर्स कर्व्ड लाइन, जिसको हम ट्रांसफर कर्व्ड लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है उस केस में अगर हम देखें तो इसको सारे को इस एंटी नोड और नोड के दरमियान जो हमारे पास रिजल्ट होगा उसको हम लिखेंगे लैम्डा बाय 4, फिर नेक्स्ट एंटी नोड और नोड के दरमियान जो रिजल्ट होगा उसे हम लिखेंगे लैम्डा बाय 4, फिर नेक्स्ट नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला होगा लैम्डा बाय 4, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लैम्डा बाय 4 और फिर अगेन हमारे पास लैम्डा बाय 4 और फिर अगेन लैम्डा बाय 4। और स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 लैम्डा बाय 4 भी हम इसे लिख सकते हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास हम ये कहते हैं चूंकि ये थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है तो हर एक की वेवलेंथ को लैम्डा 3, ये देखें सबस्क्रिप्ट में 3 लिख रहा हूं मैं ताकि हमें समझ आ सके। अब इस केस में हमारा जो स्टूडेंट रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है कि जो लेंथ ऑफ द पाइप है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 और आखिरी लैम्डा बाय 4, और सबके साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है 3 लिखना है ताकि हमें पता चल सके ये थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है। और अगर हम सबको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट मैं जैसे पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें सेम है, और जब चीजें सेम होती है तो जस्ट सिंपली हम उन्हें ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 लैम्डा बाय 4, और चूंकि ये वेवलेंथ थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की है तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। स्टूडेंट हमें पता है 2 2s are 4 2 3s are 6, तो वी कैन राइट दिस एज 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से जब हमारे पास जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से ही फर्दर अगर हम इसे लिखें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2l डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई। और अगर हम इस वेव की स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है v इक्वल्स टू f लैम्डा, तो f3 लैम्डा 3 क्योंकि ये थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है। और यहां से अगर हम f3 की वैल्यू निकालें तो f3 इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा 3, तो
तो v तो स्टूडेंट हम वैसे ही लिख लेंगे और लैम्डा 3 की जगह पर जब ये वैल्यू लिखेंगे 2l/3 तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा 3v/2l। और हम इस रिजल्ट को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, f3 इक्वल्स टू 3 इंटू v/2l। और v/2l इक्वेशन नंबर 1 से हम देख सकते हैं किसके बराबर था, f1 के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारे पास इस केस में जो रिजल्ट आया वो f3 इक्वल्स टू 3f1 आ गया। इसी तरह से हम कहते हैं फॉर n मॉड ऑफ वाइब्रेशन, n मॉड ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम n मॉड ऑफ वाइब्रेशन से मुराद के n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हों तो हम उसी को लिख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसे लिख सकते हैं Fn, जैसे मैंने यहां पे लिखा Fn इक्वल्स टू NF1, ठीक है जी। आप n की जगह पर अगर 1 पुट करें तो F1 इक्वल्स टू F1, 2 पुट करें तो F2 इक्वल्स टू F1, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। n की जगह पे 1 पुट करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा F1 इक्वल्स टू F1, n की जगह पे 2 पुट करें तो यही रिजल्ट आ जाएगा F2 इक्वल्स टू 2F1, n की जगह पे 3 पुट करें तो रिजल्ट आ जाएगा F3 इक्वल्स टू 3F1। और जैसे मैंने ये Fn इक्वल्स टू NF1 लिखा है, यानी कि इसका जनरल रिलेशनशिप लिखा है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, वैसे ही बिल्कुल हमारा जो जनरल रिलेशनशिप होगा वो वेवलेंथ के लिहाज से भी होगा। वेवलेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, लैम्डा n इक्वल्स टू 2l/n। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम n की जगह पर 1 लिखें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2l/1 विच इज इक्वल्स टू 2l। n की जगह पर 2 लिखें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2l/2 विच कैन बी रिटन एज l। और n की जगह पर अगर 3 लिखें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2l/3। स्टूडेंट ये मैंने तीन वैल्यूज इसलिए लिखी हैं क्योंकि तीनों के लिए मैंने आपके लैम्डास की वैल्यू निकाली हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लैम्डा 1 हमारे पास 2l है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2l है। और स्टूडेंट अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू को देखें कि लैम्डा 2 इक्वल्स टू l है तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू l है। और लैम्डा 3 अगर हम देखें तो हमारे पास 2l/3 है। तो ये जो तीन वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हैं, इन तीन वैल्यूज को बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जनरल रिजल्ट है किसका, लैम्डा n। किसी भी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसकी वेवलेंथ जो होगी लैम्डा n उतने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की वो इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो Fn इक्वल्स टू NF1 के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि n की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो हम कहते हैं कि कंप्लीट मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो लिहाजा इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे, ये हमारी ओपन एंड की डिस्कशन हो गई है, अब हम बात करेंगे क्लोज एंड की। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज पाइप्स। स्टूडेंट क्योंकि क्लोज पाइप में जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो हम कहते हैं कि वहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ द एयर होंगे उनके पास फ्रीडम ऑफ द मोशन नहीं होगा जैसे उनके पास ओपन पाइप के केस में था। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सपोज एक पाइप है और इस एंड को हम देखें कि ये क्लोज है, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ अगर कोई भी एयर जो ब्लो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस ओपन एंड पे तो उनका वाइब्रेशन की जो वैल्यू होगी या जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, जबकि जो पार्टिकल्स यहाँ पर क्लोज एंड के पास होंगे वो वाइब्रेशन उनकी जीरो होगी। हम यहाँ से ये बात कहते हैं कि वो रेस्ट पर होंगे, और अगर वो रेस्ट पर होंगे तो वहां हम ये कहेंगे कि नोड बनेगा। और अगर हम इस केस में हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लोज एंड में हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड बनता है। तो स्टूडेंट हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह से बन जाएगा और हम ये कहेंगे कि इस तरह से हमारा जो लूप बनेगा। और इस केस में हमारे पास जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हम उसे देखें तो इस केस में जो पाइप की लेंथ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये एक एंटी नोड है और ये एक नोड है तो एक एंटी नोड और नोड के दरमियान में
जो फासला है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके इक्वल है लैम्डा बाय 4, क्योंकि ये फंडामेंटल नोड है तो इसे लैम्डा 1 लिखेंगे। तो इस केस में हम कहेंगे L इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय 4, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4L। और अगर लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4L है तो V इक्वल्स टू F1 लैम्डा 1, और अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू निकाली जाए तो वो V ओवर लैम्डा 1 आ जाएंगे, और V ओवर लैम्डा 1 की जगह पर हम लिखेंगे 4L। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कब, जब पाइप एक साइड से क्लोज था। और हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद हम अगर बात करें हमारे नेक्स्ट केस की, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन एंड अगेन फिर थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन। बुक पर स्टूडेंट उसने डायरेक्ट ही डायग्राम्स बनाकर उसकी वैल्यू लिख दी है, लेकिन मैंने उसको सारा डिटेल में आप लोगों के लिए कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट अगेन इस केस में हमारे पास जो ओपन एंड होगा वहां पर एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पर नोड बनेगा, और इस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये एंटी नोड है तो ये इसके बाद नोड होगा, और अगेन इसके बाद ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नोड और अगेन नोड। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट होगा एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, अगेन एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, और अगेन एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4। तो ये चूंकि हमारे पास सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, और सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन में जो वेवलेंथ होगी हम उसे लैम्डा 2 का नाम देंगे। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो इन सबको ऐड करेंगे, लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/4 और लैम्डा 2/4, और अगर स्टूडेंट हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 लैम्डा 2/4। और इस केस में हम यहाँ से ये रिजल्ट निकालेंगे कि जो लैम्डा 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4L/3 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से वेव की स्पीड की बात करें, v इक्वल्स टू F2 लैम्डा 2, तो हम यहाँ से अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है F2 उसकी बात करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v ओवर लैम्डा 2, और v हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और लैम्डा 2 की जगह पर 4L/3 लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज 3v/4L। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और v/4L की जगह पर ये इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम दे रहे हैं 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप में जो होती है वो v/4L होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 3F1, यानी कि इस केस में हमारे पास जो F2 होगा उसकी वैल्यू 3F1 के इक्वल आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, क्लोज एंड पर तो हमें पता ही है नोड बनेगा, और ओपन एंड पर हमें पता है एंटी नोड बनेगा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर हम देखें तो कुछ रिजल्ट हमारा इस अंदाज में होगा। हमें ये पता है कि एंटी नोड के बाद नेक्स्ट नोड होगा, फिर एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, और अगेन एंटी नोड होगा और नोड होगा। तो अगेन यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें तो एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, और नेक्स्ट इसी तरह से लैम्डा बाय 4, और इसके बाद नेक्स्ट भी लैम्डा बाय 4, और नेक्स्ट भी लैम्डा बाय 4, और उसके बाद भी हमारे पास लैम्डा बाय 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4। तो चूंकि स्टूडेंट ये थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन है तो हम इसकी जगह पर लैम्डा 3 लिख सकते हैं, लैम्डा 3, लैम्डा 3। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो लेंथ ऑफ द जो पाइप होगी वो किसके इक्वल होगी, इन सबको अगर हम ऐड करें तो 1 2 3 4 5,
तो हम इसे लिख सकते हैं 5 लैम्डा 3/4। तो हमारा ये जो रिजल्ट हो जाएगा ये कुछ इस अंदाज में बन जाएगा कि हमारे पास जो लैम्डा 3 है दैट इज इक्वल्स टू 4l/5। और हमें पता है चूंकि कि v इक्वल्स टू f3 लैम्डा 3, तो यहां से अगर हम f3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा v/λ3। और f3 इक्वल्स टू v/λ3 की वैल्यू अगर हम पुट करें 4l/5, तो स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं ये 5 ऊपर चला जाएगा और 5v/4l आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज 5। और v/4l को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 का अगर हम नाम दें तो इस केस में हमारे पास जो f3 होगा दैट इज इक्वल्स टू 5f1। तो स्टूडेंट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इसी तरह से कि जो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, उसके बाद f2 जो है 3f1 और f3 जो है वो 5f1। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पैदा होंगे, जबकि ओपन एंड के केस में जब पाइप दोनों साइड से ओपन होता है तो इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जितने भी हार्मोनिक्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम कहेंगे fn इक्वल्स टू nf1, और n की जो जनरल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 1 3 5 7 अप टू 7, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे। और अगर हम लैम्डा n की वैल्यू की बात करें तो लैम्डा n किसके इक्वल है, हम अगर यहाँ पर भी देख लें तो लैम्डा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था 4l, फिर 4l/3, फिर 4l/5, यानी कि इस केस में जो लैम्डा n होगा वो 4l/n होगा। आप n की जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो 4l/1, 3 पुट करेंगे तो 4l/3, 5 पुट करेंगे तो 4l/5। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। जबकि हमारे पास जो ओपन पाइप था उसमें ऑड और इवन चूंकि दोनों ही थे, तो हम यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखते हैं कि जो हमारे पास ओपन पाइप होता है वो रिचर इन हार्मोनिक्स होता है। स्टूडेंट इसी तरह से हमें कभी भी कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और वेव की स्पीड दे दी जाए और हमें ये बता दिया जाए कि जो हमने रिजल्ट निकालना है जब पाइप दोनों साइड से ओपन है और दोनों साइड से क्लोज है, तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 8.4 है, वो इसी से रिलेट करती है। आपने सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है और होपफुली आप बड़ी आसानी से उसे कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।